नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 53 जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवा इन हेमिकोर्डेट हर्डमानिया। स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स इन हर्डमानिया। तो गैमेट्स की जो संरचना है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि जो हर्डमानिया ये एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है, उभयलिंगी जंतु होता है। इसके अंदर नर और मादा जनांग एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको ये मैंने बताया था कि जो राइट गोनाड है वो अपने इसके पेरिकार्डियम के समानांतर होता है और जो लेफ्ट गोनाड है वो इंटेस्टाइनल लूप के क्या होता है बीच में स्थित होता है। अब देखिएगा कि जो उभयलिंगी जंतु होता है जिसका मतलब इसमें जो गोनाड्स का जो हिस्सा आपको बताया था कि जो गोनाड्स होते हैं वो लोब के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें लोब के अंदर जो संख्या होती है एक गोनाड के अंदर लोब्स की वो 20 से 25 होती है। और साथ में आपको ये बताया था कि जो लोब हैं उनके नीचे का जो भाग होता है उसके अंदर अंडाशय ऊपर का भाग जो होता है उसके अंदर वर्षण स्थित होते हैं या वर्षण सिचुएटेड होते हैं। वहाँ दोनों उस प्रत्येक लोब के अंदर अंडे का निर्माण भी हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण भी हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है वो कल मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो उसके शुक्राणु हैं वो लंबे पूंछ युक्त क्या होती है संरचना होती है। और प्रत्येक शुक्राणु जो होता है इसकी जो लंबाई जो होती है लगभग 4 म्यू होती है या 4 माइक्रा के करीब इसकी लंबाई होती है। और इसके शरीर शुक्राणु जो होता है उसका सिर, मध्य भाग और टैल 3 भागों में बंटा होता है। और जो शुक्राणु जो होता है उसके शीर्ष भाग के अंदर एक्रोसोम और केंद्रक पाया जाता है, मध्य भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और पूंछ भाग जो है वो लंबा फ्लैजिलम से बनकर बना होता है जो कि इसके चलने में क्या होता है सहायक होता है। जो इस प्रकार कल अपना स्ट्रक्चर बनाई थी इसकी इस तरह से। एक्रोसोम, न्यूक्लियस, ये हेड, ये मिडल पार्ट और ये क्या इसका टेल है। तो शुक्राणु के लिए ये जो संरचना बनाई शुक्राणु के अंदर ये सारे भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। टेल जो कि चलने में सहायक होती है। टेल आपको देखिए लंबी फ्लैजिलेटेड संरचना होती है, चलने में क्या होती है सहायक होती है। एक्रोसोम जो कि झिल्ली को गलाने का काम करते हैं। न्यूक्लियस जिसके अंदर एगोनित मटेरियल इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो पाया जाता है हैप्लोइड स्टेज के अंदर। अब देखिएगा ये तो इसका शुक्राणु हो गया। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ अंडाणु या ओवा। ये तो क्या इसका स्पर्म। हम बात करते हैं किसके ओवा की। तो ओवा की यदि हम बात करें तो ओवा जो अंडाणु जो है इसकी संरचना को थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अंडाणु जो होता है इसके अंदर कुल 3 मेम्ब्रेन होती है। आउटर कोरियन, इनर कोरियन, उसके बाद में विटिलाइन मेम्ब्रेन। तीनों मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? एक अंडाणु के अंदर। और जो दोनों कोरियन मेम्ब्रेन है आउटर कोरियन और इंटर कोरियन, इनके बीच में क्या इंटर कोरियोनिक स्पेस पाया जाता है जिसमें इंटर कोरियोनिक फ्लूइड भरा रहता है। जबकि विटिलाइन्स जो मेम्ब्रेन है और जो इनर कोरियन है उसके बीच में भी स्पेस पाया जाता है जिसको विटिलाइन स्पेस कहते हैं या पेरीविटिलाइन स्पेस कहते हैं। और पेरीविटिलाइन स्पेस के अंदर पेरीविटिलाइन फ्लूइड भरा रहता है। अब देखिएगा कि जो इसकी विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है इस विटिलाइन मेम्ब्रेन के अंदर अंडाणु स्थित होता है। अंडाणु के अंदर जो है योक भरा रहता है जो कि पीले रंग का होता है। और योक अंदर की ओर न्यूक्लियस को साधे हुए रखता है, यानी न्यूक्लियस को सपोर्ट किए हुए रखता है। कौन? इसका योग। और न्यूक्लियस के अंदर जो है सॉरी, तो न्यूक्लियस जो है साधे हुए रखता है, न्यूक्लियस को साधे हुए रखता है। कौन? इसका ओवा के अंदर भरा हुआ योग। उसके बाद में जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस स्थित रहती है। और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स के रूप में, कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में इसके जो
सॉरी। इसके अलावा जो इसकी आउटर कोरियन मेम्ब्रेन और इनर कोरियन मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कुछ सेल्स लगी होती है जिनको हम कहते हैं आउटर फॉलिकुलर सेल और इनर फॉलिकुलर सेल्स। जो आउटर और इनर फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनका भी विशेष कार्य है। इनर फॉलिकुलर सेल्स क्या करती है, जो विटिलाइन मेम्ब्रेन पर लगी होती है और कुछ जो पेरीविटिलाइन फ्लूइड है उसके अंदर तैरती रहती है। ये क्या करती है कि जो ओवम है उसको न्यूट्रिशन देती है, पोषण प्रदान करती है। और जो आउटर कोरियोनिक सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं कि जो अंडोत्सर्ग के समय जो अंड झिल्ली है उसको गलाने का काम कौन करती है? अंड झिल्ली के गलाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम वो किसके द्वारा बनते हैं? आउटर कोरियन के द्वारा बनते हैं। उसके अलावा जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है उसका निर्माण खुद अंडाणु करता है, और इनर जो आउटर कोरियोनिक मेम्ब्रेन है उसका निर्माण कौन करता है? ये फॉलिकुलर सेल्स करती है। तो इस प्रकार इसकी जो संरचना है ओवा की, उसके अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिसको अपन थोड़ा डायग्राम से देखते हैं।
अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है किसकी, एग, एक अंडा, किसका, हर्डमानिया का। उसके अपने अब बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें तो कितनी मेम्ब्रेन बताई मैंने आपको, इसकी 3 मेम्ब्रेन बताई है। कितनी मेम्ब्रेन बताई इसकी आपको, 3 मेम्ब्रेन बताई है। तीनों मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें, फर्स्ट 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, आउटर कोरियन। दूसरी कौन सी होती है, इनर कोरियन। और तीसरी कौन सी होती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब देखिएगा कि ये रही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये तीनों क्या है, मेम्ब्रेन। आउटर कोरियन जो बाहर होती है, इनर जो इसके ठीक नीचे स्थित होती है, और विटेलाइन मेम्ब्रेन तो ठीक अंदर की ओर स्थित होती है। अब देखिएगा आउटर कोरियन जो मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर कोरियन मेम्ब्रेन का जो स्राव है वो कौन करती है, फॉलिकल सेल्स करती है। कौन करती है, फॉलिकल सेल्स। इनर कोरियन का स्राव कौन करती है, फॉलिकल सेल्स करती है, पुट्टक कोशिकाएं करती है। और इसका स्राव कौन करता है, स्वयं ओवा या अंडा करता है, किसका, विटेलाइन मेम्ब्रेन का। तो जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसमें अंडे के द्वारा स्रावित होती है, क्योंकि ये अंडे की मेम्ब्रेन होती है। और जो आउटर कोरियन और इनर कोरियन है, इसका स्राव कौन करती है, फॉलिकल सेल करती हैं, पुट्टक कोशिकाएं करती हैं। अब देखिएगा इसके अंदर अब बात करें हम फॉलिकल सेल्स की, तो फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो भी 2 लेयर में अरेंज्ड होती है, आउटर फॉलिकल सेल्स और दूसरी कौन सी होती है, इनर फॉलिकल सेल्स। कौन सी होती है, इनर फॉलिकल सेल्स। दिख रही है आउटर फॉलिकल सेल्स जो आउटर कोरियन के ऊपर स्थित रहती है, दिख रही है आपको ये। और इनर जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित रहती है। किस पर स्थित रहती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन पर स्थित रहती है। अब देखिएगा कि जो इनर फॉलिकल सेल्स होती हैं ये क्या करती है, इनर विटेलाइन मेम्ब्रेन पर चिपकी हुई रहती है कुछ, और कुछ क्या रहती है इस खाली जगह में। वैसे मैं एक चीज़ थोड़ा सा और आपको एलोबरेट कर देता हूँ कि आउटर कोरियन और इनर कोरियन के बीच का जो स्पेस है उसको कहा जाता है इंटर कोरियन स्पेस। क्या कहा जाता है इसको, इंटर कोरियन स्पेस। इस पूरे स्पेस को कहा जाता है इंटर कोरियन स्पेस। और यहाँ पर भरा हुआ फ्लूइड क्या कहलाता है, इंटर कोरियनिक फ्लूइड कहलाता है। इसी प्रकार इनर कोरियन मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है, पेरी विटेलाइन स्पेस। और इसके अंदर क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, इसको पेरी विटेलाइन फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ भरे हुए फ्लूइड को पेरी विटेलाइन फ्लूइड, और यहाँ इंटर कोरियनिक फ्लूइड। इस खाली स्थान के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग फ्लूइड भरा रहता है। अब देखिएगा जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स चिपकी होती है इनको कहा जाता है इनर कोरियन। क्या कहा जाता है, इनर फॉलिकल सेल्स। इन सेल्स को विटेलाइन मेम्ब्रेन पर चिपकी हुई सेल्स को क्या कहा जाता है, इनर फॉलिकल सेल्स कहा जाता है। अब क्या होता है कि इनर फॉलिकल सेल्स की कुछ कोशिकाएं तो क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन पर चिपकी हुई रहती है, आपको दिख रही है आपको। और कुछ जो होती हैं वो क्या रहती है पेरी विटेलाइन स्पेस का जो पेरी विटेलाइन फ्लूइड उसके अंदर तैरती हुई रहती है कुछ फॉलिकल सेल्स। अब क्या है कि इन फॉलिकल सेल्स का काम क्या है, ये जो अंडा जो परिवर्तित हो रहा है इसको क्या प्रदान करती है, पोषण, और एक तरीके से कह सकते हैं सुरक्षा, या इसको एक आलम्बन प्रदान करती है। कौन है, ये इनर फॉलिकल सेल्स। और जो आउटर फॉलिकल सेल्स है ये क्या काम करती हैं, ये जो है जब अंडोत्सर्ग की घटना होती है उस समय जो ये आवरण है बाहर का, आउटर कोरियन और इनर कोरियन, उसको तोड़ने का काम कौन करती है, आउटर फॉलिकल सेल्स। क्योंकि इसके द्वारा एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और एंजाइम अपघटनकारी होते हैं जो इस एरिया को तोड़ देते हैं। तोड़ने से ये पुट्टक फट जाता है, फटने से जो ये अंडा है वो क्या है, बाहर निकल जाता है। और अंडे का फिर आगे क्या होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि मैंने बताया कौन सा निषेचन है, बाह्य निषेचन इसमें होता है। तो ये तो हो गया इसकी तीनों मेम्ब्रेन और तीनों मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाने वाली स्पेस की बात। उसके बाद में अब अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे के अंदर क्या पित्तक भरा रहता है इस तरह से प्लेट्स के रूप में, जो कि पीले रंग का होता है। तो इसको कहते हैं ओवम कंटेनिंग योक, यानी कि अंडा जो है वो पित्तक से भरा हुआ रहता है। और इसके बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स यानी क्रोमेटिन कणिकाएं हैं, जो कि इसका क्या आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसके क्या संरचना है, अंडे की संरचना होती है। तो इस प्रकार से ये अंडा हो गया, इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस
ये विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये इनर कोरियन मेम्ब्रेन, ये आउटर कोरियन मेम्ब्रेन, और ये आउटर फॉलिकल सेल्स, और ये कौन सी होती है, इनर फॉलिकल सेल्स। आउटर फॉलिकल सेल्स अपघटनकारी एंजाइम स्रावित करती है ताकि ये पुट्टक फट जाए। इनर जो फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या करती है, इस अंडे को क्या करती है, पोषण और सुरक्षा या सहारा प्रदान करती है। तो ये इसका क्या है, अंडे की संरचना है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की बात करें, क्योंकि निषेचन ये और डेवलपमेंट जो हर्डवानिया का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर्डवानिया का जो डेवलपमेंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की घटना होती है। क्योंकि पहली बात तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बाह्य निषेचन होता है। निषेचन कौन सा होता है, बाह्य निषेचन, और पर निषेचन क्या होता है, पर निषेचन और बाह्य निषेचन। अब पर निषेचन की पहली बात करें तो इसमें पहले यही है कि पर निषेचन होने का कारण क्या, क्योंकि हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है, उभयलिंगी जंतु है, फिर भी इसमें पर निषेचन पाया जाता है। तो उसका सीधा रीजन है क्योंकि इसके अंदर स्त्री प्रवृत्ता पाई जाती है, प्रोटोगाइनस स्थिति पाई जाती है, प्रोटोगाइनस स्थिति पाई जाती है, यानी स्त्री प्रवृत्ता पाई जाती है। ये मैंने कल बताया था। स्त्री प्रवृत्ता क्या होती है, इसके अंदर अंडे का निर्माण शुक्राणु से क्या होता है, पहले होता है, उसके कारण इसके अंदर स्त्री प्रवृत्ता पाई जाती है, और इस कारण इसमें क्या होता है, पर निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है कि नर और मादा जो जनांग है उनके द्वारा बने हुए शुक्राणु और जो अंडाणु हैं उनको क्या किया जाता है, एट्रियल साइफन से होते हुए जो एट्रियल पोर से जो जल बाहर निकल रहा है उस जल के साथ बाहर जल में छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर नर और मादा युग्मकों का क्या होता है, संयोग होता है। तो इस प्रकार से बाह्य निषेचन होता है, कौन सा होता है, पर निषेचन, उभयलिंगी होते हुए भी, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब निषेचन के बाद में इसमें क्या होता है कि आपको मैं बताता हूँ कि इसके जो डेवलपमेंट शुरू होता है निषेचन के बाद में, उसका जो अध्ययन था, वर्णन था, वो सेबेस्टियन एक वैज्ञानिक थे 1953 में, और एक थे दास 1957। इन दोनों ने क्या किया था, इसके डेवलपमेंट का अध्ययन किया था। अब अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जंतु जिनके जीवन में डेवलपमेंट अवस्था के दौरान, परिवर्धन के दौरान या भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान यदि लार्वा अवस्था पाई जाए तो परिवर्धन कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और किसी जंतु के अंदर यदि लार्वा अवस्था नहीं पाई जाए तो परिवर्धन कैसा होता है, प्रत्यक्ष। अब चूंकि यहाँ हम हर्डवानिया की बात करें तो सेबेस्टियन और जो दास वैज्ञानिक थे उन्होंने 1953 और 57 के अंदर इसका अध्ययन किया हर्डवानिया के पूरे जीवन चक्र का। तो उन्होंने बताया कि इसका परिवर्तन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष होने का मतलब इसमें लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, और लार्वा अवस्था पाई जाने के कारण कौन सा होता है, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। अब लार्वा अवस्था अगर पाई जाएगी तो इसके अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, क्या कह सकते हैं जिसको कायंत्रण कहते हैं। और लार्वा अवस्था का नाम भी मैं बताता हूँ, टैडपोल लार्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैडपोल लार्वा। और टैडपोल लार्वा एक जनरल स्ट्रक्चर बताया इस तरह से होता है, एक चम्मच के आकार का होता है यूँ, जो अपने आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इस तरह का लार्वा जो होता है वो क्या कहलाता है, टैडपोल लार्वा। अब देखिएगा ये टैडपोल लार्वा इसका इस तरह से होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से टैडपोल लार्वा होता है, चम्मच के आकार का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड होती है, नरोकॉर्ड होती है, और ये गिल स्लिट्स तीनों पाए जाते हैं, जो कि कोर्डेट के मूलभूत लक्षण है। हमने बताया था आपको कि कोर्डेट के मूलभूत लक्षण है पाए जाने के कारण ही हर्डवानिया को कोर्डेटा में रखा गया, इसलिए हम बार बार कोर्डेटा में इसका जिक्र कर रहे हैं। तो जो टैडपोल लार्वा है वो जिसमें नोटोकॉर्ड, नरोकॉर्ड और ये क्या है, गिल स्लिट्स, तो ये तीनों पाए जाने के कारण क्या है, इसको किसमें रखा गया है, कोर्डेटा के अंदर रखा गया है। अब देखिएगा इसका विस्तृत जो अपने डायग्राम वो कल बनाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो ये लार्वा इसका क्या कहलाता है, टैडपोल लार्वा। अब टैडपोल लार्वा जब उसमें चेंज होता है, किसमें, वयस्क में चेंज होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, यानी कायांतरण पाया जाता है। अब कायांतरण जब होता है तो कायांतरण का मतलब ये होता है कि लार्वा अवस्था का किसमें चेंज होना, वयस्क में चेंज होना, क्या कहलाता है, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब देखिएगा कि ये जो लार्वा चेंज होता है इसमें, अब इस घटना को तो हम कायांतरण कह दिया। अब कायांतरण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव, क्या होता है, एक तो प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है रिट्रोग्रेसिव। दूसरा कौन सा होता है, रिट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जो कायांतरण होता है, इसको अपने यूँ कह सकते हैं कि लार्वा अवस्था जो होती है, कौन सी अवस्था, लार्वा अवस्था जो होती है वो अधिक कम विकसित होती है, और जो वयस्क जो होता है वो क्या होता है, अधिक विकसित होता है। किसमें, प्रोग्रेसिव के अंदर।
प्रोग्रेसिव में क्या होती है, लार्वा अवस्था कम विकसित होती है और जो वयस्क वो क्या होता है, अधिक विकसित, यानी ये कह सकते हैं कम विकसित लार्वा अवस्था अधिक विकसित वयस्क में चेंज होती है, तो क्या कहलाती है वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। परंतु अपने यहाँ का जिक्र नहीं करेंगे, इसका जिक्र हम जब मेंढक पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसी का जिक्र होता है। रिट्रोग्रेसिव को जिसको हम कह सकते हैं अधोगामी या प्रतिगामी का अंतरण, कौन सा, हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, रिट्रोग्रेसिव को अधोगामी या प्रतिगामी, एक ही बात है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिट्रोग्रेसिव। तो अधोगामी या प्रतिगामी जो का अंतरण है वो पाया जाता है किसके अंदर, हर्डमानिया के अंदर। ये थोड़ा विशेष याद रखने वाली याद है, एक नंबर में पूछा जाता है कि किस प्रकार का होता है, इसकी परिभाषा क्या है। इसके अंदर क्या होता है, देखिएगा कि ज़्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। इसके कायांतरण में क्या होता है कि अधिक विकसित लार्वा अवस्था, अधिक विकसित लार्वा अवस्था का कम विकसित, कम लक्षणों वाले या कम विकसित वयस्क में बदलना ही क्या कहलाता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके लार्वा के अंदर नोटोकोड, नर्व कोड और गिल स्लिट तीनों पाए जाते हैं। इसका मतलब कोर्डेट के सारे मूलभूत लक्षण इसमें प्रेजेंट है। उसके अलावा ये क्या होता है लार्वा, ये जो लार्वा होता है ये स्वतंत्र जीवी होता है, और उसके अलावा ये क्या होता है कि स्वतंत्र जीवी, और जो यूँ कह सकते हैं कि तली में पाए जाने वाला ये धीरे धीरे क्या स्थानबद्ध जो कम विकसित वयस्क में चेंज होता है। और कम विकसित वयस्क का मतलब ये होता है कि उसके अंदर नोटोकोड, नर्व कोड जो है वो नहीं पाई जाती, केवल क्या पाई जाती हैं, गिल स्लिट पाई जाती हैं। तो नोटोकोड, नर्व कोड लार्वा में तो पाए जाते हैं परंतु वयस्क में नहीं पाए जाते, और गिल स्लिट दोनों ही अवस्था में पाई जाती हैं। इसलिए ज़्यादा विकसित अवस्था कोर्डेट के समान कौन सी, इसकी लार्वा अवस्था होती है। और इसी कारण इसको यूरोकोर्डेटा में रखा गया। यूरोकोर्डेटा में क्यों रखा गया, इसके अंदर नोटोकोड और नर्व कोड इसकी टैल तक, इन पूंछ तक पाए जाते हैं, इसलिए इसको किस में रखा गया, यूरोकोर्डेटा में रखा गया, जो अपने कल स्ट्रक्चर में देखेंगे। और ये लार्वा के अंदर तीनों कोर्डेट के लक्षण है, इसलिए लार्वा ज़्यादा विकसित है। और वयस्क के अंदर नोटोकोड, नर्व कोड गायब हो जाती है, केवल क्या रख जाते हैं, गिल स्लिट्स रह जाते हैं। नोटोकोड और नर्व कोड जो है उनका डीजनरेशन हो जाता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि डीजनरेट यानी अपवासित हो जाते हैं और केवल अपने गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है मेटामॉर्फोसिस ये कौन सा होता है, रिट्रोग्रेसिव होता है, और ये केवल किसके अंदर पाया जाता है, हर्डमानिया के अंदर ही पाया जाता है, जिसको अपने कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।